हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो आपके लिए यह जो है थ्योरी पेपर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आखिरी वीडियो है। क्या है? आखिरी वीडियो है। मैं यहाँ पे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है लगभग मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ, और उस हिसाब से देखा जाए तो यह 32वां नंबर का वीडियो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आखिरी वीडियो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का। समझ गए? इसके बाद एक वीडियो आएगा, वह होगा आपका डिफरेंस का, यानी अंतर स्पष्ट करें, जिसमें आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दो दे देगा, कहेगा कि दोनों के बीच अंतर बताए। तो वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो एक वीडियो में मैं वो करूँगा अंतर स्पष्ट करने का, लेकिन वो आपका प्रॉपर डिफरेंस का वीडियो होगा, जो एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, बट थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो आपका आज का आखिरी यह वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का। और इस हिसाब से यह जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 32वां नंबर का वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का। ओके, तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू। पहला प्रश्न माय डियर कहता है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत है, इस स्रोत को बताएं। क्या चीज़? वायु प्रदूषण किन किन स्रोतों के जरिए वायु प्रदूषण होता है, इसका स्रोत बताना है। समझ गए? इससे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि वायु प्रदूषण होता क्या है। वायु प्रदूषण तब होता है जब गैस, धूल, गंदगी, पराग, खालिक, वायरस आदि हवा को दूषित कर देते हैं। मतलब वे सारे हानिकारक पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाता हो, वह वायु में विलय हो जाता है, वायु में मिल जाता है, जिससे वायु जो है दूषित हो जाता है, जिससे यह अशुद्ध हो जाता है, और यह स्वास्थ्य के लिए अस्वास्थ्यकर होता है, मतलब हानिकारक होता है, और पॉइजनिंग मतलब विषाक्तता भी होता है, जहरीला भी हो जाता है। यही कारण है कि देखते होइएगा कि दिल्ली में अक्सर जो है कहा जाता है कि जहरीली हवा, जहरीली कोहरा, फॉग जो है आसमान में छाए हुआ है चारों तरफ से धुआं के समान। तो वह क्या होता है? फैक्ट्री से निकले हुए धुएं होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायन मिले होते हैं। ठीक है, आसपास के एरिए को बहुत ज़्यादा जो है कल कारखाने, फैक्ट्री से निकले हुए धुएं जो है वह दिल्ली के चारों साइड से घेर लेता है, और वह जो है लगता है कि दिल्ली जो है दिन में भी अंधेरा दिखता है। ऐसा जो है बार बार हमेशा जो है आता है न्यूज में, आप लोग देखते हैं। तो वह एक प्रकार के वायु प्रदूषण का जो है बहुत बड़ा नमूना है। ठीक है ना? तो ये वायु प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण किन किन स्रोत के जरिए होता है, तो चलिए उस स्रोत को दिखाते हैं कि कौन कौन से स्रोत जो है वायु प्रदूषण होते हैं, कहाँ कहाँ से। तो माय डियर, आपके घरेलू स्रोत, डोमेस्टिक सोर्स, जैसे घर के आसपास जो है प्लास्टिक को जलाना, ठीक है, खुले में जो है आग लगाना, तो वह जो है आपको वायु प्रदूषण का एक कारण होता है, और यह घरेलू कारण होता है। ठीक है, घरेलू स्रोत। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सोर्स, मतलब औद्योगिक स्रोत, मतलब औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले, कल कारखाने से निकलने वाले रसायन विभिन्न प्रकार के, समझ गए, जो वायु को प्रदूषित करता हो, तो वह औद्योगिक स्रोत हो जाएगा। वाहन से निकला हुआ धुआं, व्हीकल एग्जॉस्ट, ठीक है ना, तो जो वाहन से निकलता है धुआं, तो उस वाहन से भी जो है वह धुआं निकल कर पर्यावरण को ही जो है दूषित करता है, वायु में ही मिलता है, तो यह भी जो है स्रोत बन जाता है। रासायनिक उर्वरक है, केमिकल फर्टिलाइजेशन, यह केमिकल फर्टिलाइजेशन रासायनिक खाद जो होता है, यह भी जो है आपके वाष्पीकरण के जरिए यह वायु में मिलता है, और वायु को आपको जो है पॉइजनिंग, विषाक्तता बनाता है। ठीक है। उच्च जनसंख्या घनत्व, बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी जो है आपके वायु को दूषित करता है, तो उच्च जनसंख्या घनत्व भी जो है प्रदूषण का एक कारण है, तो यह भी एक स्रोत होता है। समझ गए? और सारे अन्य कारक होते हैं जो आपके वायु को प्रदूषण यहाँ से हो सकते हैं, और भी अन्य क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ से आपका वायु जो है प्रदूषण हो सकता है। तो यह सारा स्रोत है। इस स्रोत को अगर आपसे पूछेगा कि किन किन स्रोतों से वायु प्रदूषण होता है, तो बता दीजिएगा घरेलू स्रोत से, औद्योगिक स्रोत से, वायु से, वाहनों से, रासायनिक उर्वरक से, जनसंख्या घनत्व से, अन्य कारकों में और भी कारक हो सकता है जो वायु प्रदूषण का स्रोत बनता है। ओके, चलिए, ये हो गया। आगे है, कहता है वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। जो एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण, उसका हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, एवं वायु जनित बीमारी कौन कौन सी है बताना है। मीन्स एयर बोर्न डिजीज कौन कौन सी है, जल वाटर बोर्नी डिजीज तो पढ़ा चुके हैं, अब यहाँ पे एयर बोर्नी डिजीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण, अगर वायु प्रदूषित है तो उसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है आपको बताना है। तो आप ऑटोमेटिक जानते हैं कि जब वायु प्रदूषित है तो स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, बुरे असर न पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं।
कहता है लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप जो है, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ माय डियर, अगर लंबे समय से कोई व्यक्ति गंदगी क्षेत्र में रहता है जहाँ पे वायु काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वह प्रदूषित हवा को अपने सांस के द्वारा अंदर लेगा और वह जो है स्वास्थ्य पर बुरा असर छोड़ेगा। ठीक है, ये शरीर में अनेक रोगों को जन्म देती है। वायु प्रदूषित वायु जो होता है यह शरीर में जाने के बाद अन्य बहुत सारे रोगों को जन्म देता है, जैसे श्वसन से संबंधित बीमारी, फेफड़ों का कैंसर, हृदय से संबंधित बीमारी, मस्तिष्क का बीमारी, तंत्रिका तंत्र, लीवर, किडनी, सबको यह प्रभावित करता है। चूँकि हम लोग जो वायु लेते हैं श्वसन के जरिए, वही तो हमारे बॉडी में जाके ऑक्सीजन के रूप में ब्लड में मिलता है और वह ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को सभी बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। तो जहाँ जहाँ इसका असर जाएगा वहाँ वहाँ जो है हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए एयर पोल्यूटेड एयर, वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, अनेकों बीमारियाँ यह करता है। समझ गए? तो ये चीज़ समझ गए। आगे देख लीजिए, आगे है, कहता है माय डियर रेस्पायरेटरी डिजीज। अब ये जो वायु प्रदूषण जो एयरबोर्नी डिजीज है, ये आपके शरीर में जो है श्वसन से संबंधित बीमारियां कर सकता है। जैसे आप जब कार्बन मोनोऑक्साइड व समझ गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मनुष्य के फेफड़ों में पहुंचती है तो फेफड़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जब ये परिसंचरण तंत्र के द्वारा आंतरिक अंगों में जाती है तो आंतरिक अंगों व फेफड़ों को भी क्षतिग्रस्त करती है। अब चूंकि जब हम प्रदूषित वायु को श्वसन के जरिए अंदर में लेते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है और थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन भी हो सकता है, जो पर्याप्त आपके लिए नहीं है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो या नाइट्रोजन हो, यह बॉडी में जाकर फेफड़ों के साथ अन्य अंगों में जाकर क्षतिग्रस्त करता है और श्वसन का बीमारी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगा। मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण वाला इलाका में रह रहा है तो रहने से लेड की उपस्थिति से बच्चों में मानसिक विकास, लर्निंग आदि प्रभावित होते हैं। तो यानी अगर आप गंदे क्षेत्र में रहते हैं या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषण भरा रहता है, तो वहाँ पे जो आपके बच्चे होंगे मंद बुद्धि के हो सकते हैं, ज़्यादा डेवलप करने में दिक्कत होगा उसको। ठीक है, अन्य मानसिक या तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी हो सकता है, जैसे हेडेक वगैरह। समझ गए? तीसरा है हृदय संबंधी समस्या। हृदय संबंधी समस्या कहने का मतलब है कि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति विभिन्न हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न करती है। अब चूंकि एयर पोल्यूटेड है, प्रदूषित है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैस होता है, तो वह जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, जो क्या होगा कि आपके हृदय को समस्या उत्पन्न करेगा, तो हृदय का भी समस्या हो सकता है इससे। चौथा है आँखों से संबंधित समस्या। अब प्रदूषित हवा से आपका आँख भी जो है संक्रमित होता है, आँख भी क्षतिग्रस्त होता है। समझ गए? वायु प्रदूषण से आँखों में जलन होता है। ठीक है, जैसे आप जो है फॉग में जाइएगा, धुंध में जाइएगा, धुआं जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप जाइए तो आपके आँख से आंसू निकलने लगते हैं, क्या जलन होने लगता है, होता है ना। तो आँख में जलन होने लगेगा वायु प्रदूषण से, आँखों से पानी आना, आँखों का संक्रमण होना आदि समस्याएं आँख में हो सकते हैं। समझ गए? आगे देख लीजिए, आगे आपको बताते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे बीमारी होते हैं वायु प्रदूषण से। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग पढ़ लिए कि हृदय रोग होगा, श्वसन का रोग होगा, ठीक है ना, मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र का रोग होगा, आँखों का रोग होगा, ये आपको बता दिए। ठीक है, तो ये कुछ रोग था जो वायु से होने वाला होगा। ठीक है, प्रदूषित वायु से। अब एयरबोर्न डिजीज कौन कौन सा है, लिस्ट आपसे पूछेगा। ये वे जीवाणु जो वायु में छींकने व खांसने से वातावरण में फैल जाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति को रोग से ग्रसित कर देते हैं, हवा जनित रोग यानी वायु जनित रोग कहलाता है। वायु जनित एयरबोर्नी डिजीज का मतलब है कि एयरबोर्नी डिजीज का मतलब है कि हवा में, वायु में छींकने और खांसने से वातावरण में फैल जाता है और वातावरण से जो स्वस्थ व्यक्ति उसके अपने श्वसन के जरिए ग्रहण कर लेगा तो वह भी ग्रसित हो जाएगा। समझ गए ना? तो वही जो है एयरबोर्न डिजीज होता है, एयर के थ्रू होने वाला बीमारी। तो एयर के थ्रू होने वाला बीमारी में इन्फ्लुएंजा हो सकता है। समझ गए? इन्फ्लुएंजा हो सकता है, टीबी हो सकता है जिसे क्षय रोग कहते हैं, एंथ्रेक्स हो सकता है, चेचक हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है। तो यह सब वायु जनित रोग है जिसके जो है वायु से फैलने वाला रोग ये सब हो सकता है। समझ गए? तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया।
अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि आप प्रदूषित वायु को जो है कैसे वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आप खुद सोचिए, आपको जो है पॉइंट में लिखना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे दे दे के और जितना मन हो सके 15 से 20 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हैं कि आप वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए। वायु प्रदूषण के ऊपर तो आप लोग 5वां 6ठा में 10वां में बहुत लेख लिखे हैं, तो उसमें आपको वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करना है। आप अब आ गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो खुद से सोचिए कि आप कैसे जो है वायु प्रदूषण को कम करेंगे, उसको लिए कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा, बाकी हमने यहाँ पे बता ही दिया। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी तक जितना पढ़े हैं इसका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी इंग्लिश वाले हैं। समझ गए। तो इंग्लिश वाले के लिए यहाँ पे टोटल इंग्लिश में दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। अब आगे प्रश्न है माय डियर, कहता है आप लोग को हम फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा चुके हैं, खाद्य परिरक्षण पढ़ा चुके हैं कि खाद्य को जो है हम लोग खाद्य परिरक्षण क्या होता है, फूड एडल्ट्रेशन भी पढ़ा चुके हैं, खाद्य अपमिश्रण भी पढ़ा चुके हैं। अब एक प्रश्न आता है कि हम खाद्य पदार्थों को भोजन परिरक्षण के कौन कौन से विधियाँ हैं जिससे हम जो है फूड प्रिजर्वेशन खाद्य परिरक्षण को कर सकते हैं। मतलब खाद्य पदार्थों को किन किन विधियों के द्वारा खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधि है जिससे खाने वाले पदार्थ को हम लंबे समय तक सही सलामत रख सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, वह कौन कौन से विधि है, तो उस विधि को हमको बताना है। यानी फूड प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड है, उस मेथड को हमको बताना है। तो कमर्शियल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, समझ गए, यानी भोजन संरक्षण, भोजन को सही करके रखने की जो विधियां हैं वह अनेकों विधियां हैं। ठीक है, जैसे आप लोग दूध जो खाते हैं, सुधा डेयरी का, अमूल डेयरी का, वो सब दूध जो होता है वह क्या होता है, संरक्षित करके रखा जाता है। अगर नॉर्मल दूध को आप एक से दूसरे दिन ले जाइए तो फट जाएगा, समझ गए ना, खराब हो जाएगा। लेकिन वही दूध को अगर उसे संरक्षण करके आप फ्रिज में रख दीजिएगा तो वही दूध जो है 2-2 दिन 3-3 दिन तक रह जाता है। समझ गए। तो यह सब रखने का, सही सलामत रखने का एक तरीका होता है जिसमें अनेक मेथड अपनाए जाते हैं भोजन को सड़ने गलने खराब होने से बचाने के लिए, और वही जो है फूड प्रिजर्वेशन होता है। समझ गए। तो कौन कौन से विधि है चलिए देखते हैं। बहुत सारे विधि है। पहला है डिब्बा बंद करना, कैनिंग। कैनिंग कहने का मतलब है कि अनेक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, शिशु का आहार, सूप, फलों के रस आदि को डिब्बा बंद करके सुरक्षित रखा जाता है। समझ गए। अब होता यह है डिब्बा बंद करना, खाद्य को पहले निर्जीवाणुकरण किया जाता है। खाद्य पदार्थों को 135 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ सेकंड के लिए गर्म करके पहले से ठंडा किए हुए जीवाणु रहित वातावरण में डाल दिया जाता है। फलों सब्जियों की सुरक्षा सील बंद डिब्बों में पैक करके की जाती है। अब होता यह है, देखते होइएगा कि बहुत सारे जनरल स्टोर पर आपको जूस का डिब्बा मिलता है। ठीक है, जूस का डिब्बा मिलता है, पैकिंग मिलता है। अब खुद समझिए कि जो जूस अगर आप खुला रखकर जो दुकान पे आपको मशीन से जो है निचोड़ कर जो रस निकाल के जो जूस देगा, वह जूस निकाल कर 2 दिन तक गिलास में रख दीजिए, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ गए। 5 दिन होगा तो कीड़ा भी लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसी जूस को आप क्या कीजिए, हीट कर दीजिए, बहुत इतना तापमान पर हीट कर दीजिए। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद उसे ऐसा वातावरण में रख दीजिए ठंडा होने के लिए जहाँ पे संक्रमण होने का नामो निशान नहीं है, और वहाँ पे रखने के बाद वह ठंडा हो जाए और उसको बिल्कुल सील पैक कर दीजिए डिब्बा में उसी जूस को, तो वह जूस जो है कई महीनों तक जो है रह जाएगा बिना खराब हुए। तो दुकान सब में यही जूस मिलता है जो आपको कई दिनों तक जो है नहीं खराब होता है, और आदमी सब कीन के रेडीमेड तौर पर अपना पीता है या मरीज सबको पिलाता है। तो ये जो है आपके यही कैनिंग होता है, डिब्बा बंद करके वह पैकिंग करके रखा जाता है। और जो द्रव होता है, जो खाद्य पदार्थ जो द्रव के रूप में हो, जैसे दूध, शिशु का आहार, सूप, फलों का रस, ये सब को डिब्बा में बंद करके रख कर जो है खराब होने से बचाया जाता है और लंबे समय तक जो है इसे सही सलामत रखा जाता है। ओके, आगे चलिए। दूसरा है फ्रीजिंग जमाना। जमाना का मतलब होता है कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, वसाएं, मांस, मछली आदि को जमाने की तकनीक से सुरक्षित किया जाता है। इन्हें इस विधि के द्वारा 8 से 10 माह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आप लोग देखते होइएगा कि बाज़ार में आपको ऐसे ऐसे मछली मिलेंगे जो तो मृत्यु हो गया रहता है, जो डेथ हो गया रहता है, बट उसको काटने के बाद भी उसमें से ब्लड आता है काला काला,
और वह जो है एकदम टाइट रहेगा, लेकिन एकदम लगेगा कि फ्रेश है। जैसे आप लोग देखते होइएगा आपके उधर बचवा मछली होता है, बड़ा बड़ा समुद्री मछली, जो आपको लाएगा गाँव सब के ओर और उसे काट काट के जो है आपको बेचता है, देखते होइएगा। तो वह बर्फ़ में रख के रखा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे फ्रीजिंग करके रखा जाता है, ठीक है, जमा कर रखा जाता है। अगर उसे जमा कर फ्रिज में नहीं रखेगा तो वह खराब हो जाएगा, समझ गए, सड़ जाएगा, वह मछली गंध देने लगेगा, खाना तो छोड़ उसके पास में जाने का मन नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें फ्रीजिंग में फल को, सब्जी को, वसाएँ मतलब फैट को, मांस मछली आदि को जमा कर आप 8 से 10 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं, खाने योग्य तक, समझ गए। तो ये होता है फ्रीजिंग। तीसरा होता है संरक्षण मिलाना, मीन्स संरक्षण मिलाने का मतलब है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने में है। संरक्षण मिलाने का मतलब है कि संरक्षण से खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। अगर आहार में 2 प्रकार के संरक्षण प्रयुक्त होते हैं। संरक्षण का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक चीज़ है खाने वाला, उसमें कोई दूसरा चीज़ मिला दे जो उसका लाइफ को बढ़ा देता हो, एक्सटेंड कर देता हो, मतलब उसके खराब होने का जो समय है उसको बढ़ा देता हो कोई दूसरा पदार्थ मिलाने से, तो यही संरक्षण मिलाना होता है। पहला है ए नंबर का, श्रेणी ए का संरक्षण, क्लास 1 का प्रिजर्वेशन। इस विधि में चीनी, नमक, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अल्कोहल, मसाले, सिरका और मधु आते हैं, ठीक है। तो इस जो श्रेणी 1 का जो संरक्षण है, प्रिजर्वेशन है, इसमें चीनी, नमक, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्कोहल, मसाले, सिरका और मधु आते हैं। ये जो है आपके फर्स्ट हो गया, ठीक है, संरक्षण वाला में। दूसरा है श्रेणी 2 के संरक्षक मतलब क्लास 2। इसमें बेंजोनिक एसिड, साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेट, सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है। यह आपका हो गया दूसरा तरह का। ये रसायन सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि रोकते हैं और यह एक विशेष मात्रा में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों में डाले जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई खाद्य पदार्थ को बचा कर लंबे समय तक रखना है तो आप जो है क्या करते हैं, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ को मिला देते हैं। जो रासायनिक पदार्थ क्या करता है कि सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोक देता है, जिससे खाद्य पदार्थ जो है खराब नहीं होता है। अब आप बताइए खाद्य पदार्थ क्यों खराब होता है? खाद्य पदार्थ इसीलिए खाने वाला चीज़ खराब हो जाता है क्योंकि उसके आप जो है उसे कहीं ना कहीं खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है नमी में उसको रख देते हैं। मतलब ऐसे तरीके से उसको रखते हैं कि वह जो है किसी न किसी नमी बाहरी कांटेक्ट में आता है और उसमें सूक्ष्म जीव जो है धीरे धीरे विकसित होने लगेगा। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा उसमें और ज़्यादा सूक्ष्म जीव का वृद्धि होते जाएगा और जिस चीज़ में सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाए वह दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। जब बॉडी को खराब कर सकता है सूक्ष्म जीव, तो खाने वाला सामान तो आम बात है उसको भी खराब कर देगा। तो इसके लिए जो है आपके कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ए श्रेणी 1 को मिला दिया जाता है, तो कुछ दिनों तक वह जो है बना रहता है खाने योग्य। ओके। चौथा है चीनी। चीनी शुगर, सामान्यतः फलों की सुरक्षा शक्कर मिला के की जा सकती है। कुछ ऐसे भी आपके खाने वाला सामान है जिसमें आप शक्कर चीनी मिला देते हैं, शुगर, तो उसका जो लाइफ होता है वह बढ़ जाएगा। मतलब ख़राब होने का जो समय है, अगर 2 दिन में ख़राब हो जाएगा तो उसमें चीनी मिला दीजिएगा तो वह 4 दिन तक सही रहेगा, 5 दिन 10 दिन तक सही रहेगा, ठीक है ना। तो यह चीनी मिलाना कुछ ऐसे फलों में मिलाया जाता है। पाँचवा में है रेडियोधर्मी किरण की उपचार। रेडियोधर्मी किरण की उपचार का मतलब है कि इसमें विभिन्न फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के खाद्यों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। खाद्य उद्योगों में रेडियोधर्मी किरण का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। इनका उपयोग बेकरी उत्पादों पर फफूंद लगने से रोकने के लिए किया जाता है। पेय पदार्थों के पानी का शोधन भी रेडियोधर्मी किरणों द्वारा किया जाता है। जैसे बेकरी कहने का मतलब है कि जो आप केक वुक वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, जो पाव रोटी वगैरह ये सब खाते हैं, तो ये बेकरी प्रोडक्ट होता है। अब इन सब को कैसे रखा जाता है लंबे समय तक, क्योंकि ये सब बनाया जाता है, ये सब कच्चा माल होता है, अगर सही से नहीं बनाएगा तो कुछ ही दिन में ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये सब का जो है संरक्षण इसी रेडियोधर्मी किरण के द्वारा करके पैक करके रखा जाता है, तभी जाके जो है 2-2 महीना 6-6 महीना जो है आपका एक्सपायरी डेट रहता है कि 6 महीना में भी ये ख़राब नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। एक है सुखाना, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि दूध को बड़े स्तर पर मिल्क प्लांट में मशीनों शोषकों द्वारा सुखाया जाता है और हवा बंद डिब्बों में सील कर दिया जाता है। इस विधि से दूध को कई दिनों तक सुरक्षित जो है रखा जाता है। बहुत ऐसे सामान हैं जिसको आप सुखा कर जो है क्या कर सकते हैं, उसे लंबे समय तक खाने योग्य रख सकते हैं। जैसे गोभी जो होता है, गोभी, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, समझ गए, या अन्य भी और भी सारे चीज़ होते हैं जो अगर आप उसको कच्चा या हरा छोड़ देते हैं तो वो 2 से 4 दिन में ख़राब हो जाएगा, गलने लगता है। लेकिन अगर
गोभी को आप धूप में छोटा छोटा काट के धूप में सुखा दीजिए, तो वही सूखने के बाद जो है उसमें से हरापन ख़त्म हो जाएगा, मीन्स उसमें से सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाएगा सूख कर। तो वही चीज़ जो है आप लोग देखते होइएगा कि बरसात के समय में सूखरी के सब्जी लोग बना के खाता है, समझ गए। चूँकि बरसात में दिक्कत हो जाता है सब्जी उब्जी का, तो लोग उसी जो है अपने पहले जो 5-6 महीना पहले सूखरी रखा है गोभी उभी का, उसको बना के खाता है। उस समय ख़राब नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह जो है सूख जाता है, सूखने के बाद वह जो है उसमें से सूक्ष्म जीव का नामो निशान खत्म हो जाता है, जिससे वह आगे समय तक रहता है खाने योग्य, समझ गए ना। तो सुखाना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप खाद्य पदार्थों को कई दिनों तक रख सकते हैं संरक्षित। ओके। सातवां है क्रिएटिंग ए वैक्यूम, शून्य उत्पन्न करना। शून्य उत्पन्न करना, वैक्यूम मतलब समझ रहे हैं ना, निर्वात उत्पन्न करना। खाद्य पदार्थों को भी कैन फूड की तरह शून्य पैकिंग की जाती है। ऑक्सीजन नहीं होने से सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना, बढ़ते नहीं है। पके या तैयार किए गए भोजन को प्लास्टिक की सशक्त थैलियों में हवा बंद करके पैक किया जाता है। जैसे आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, तो वह कहीं न कहीं उससे पका कर बनाया जाता है, ठीक है। पहले उसको छानता होगा, जो भी करता होगा उसको बनाता है। लेकिन जब पैकिंग करने की बात आती है तो आप लोग देखते होइएगा कि आपको 5 रुपया का सामान किनिएगा, लेकिन उसके लिए जो है उसका जो पैकेट रहता है चिप्स उप्स का, देखिएगा बड़ा-सा रहेगा और एकदम फूला हुआ लगेगा इसमें पूरा पैक ही है। लेकिन खोलिएगा तो पता चलेगा इसमें तो 4 पीस है। उसमें हवा भरा रहता है, मीन्स यही वैक्यूम जो है रहता है। मतलब उसमें जो है क्या किया जाता है, उसमें पैक किया जाता है जानबूझ के, जो है आपके उसमें शून्य पैकिंग किया जाता है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, समझ गए। उसमें क्या रहता है, उसमें जो है आपके हवा बंद किया जाता है, ठीक है। जानबूझ के उसमें हवा को बंद किया जाता है, ऑक्सीजन नहीं रहता, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही उसमें रहेगा तो वह जो है ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिलने से सूक्ष्म जीव का वृद्धि होने लगेगा, समझ गए ना। इसलिए जानबूझ के उसमें आर्टिफिशियल हवा भरा जाता है ताकि ये खाद्य पदार्थ लंबे समय तक बना रहे और कुरकुरा भी बना रहे। इसीलिए चिप्स वगैरह सब कितने कितने महीने तक चलते हैं, समझ गए ना। आगे है यूजिंग हाई टेम्परेचर। यूजिंग हाई टेम्परेचर कहने का मतलब है कि जैसे पास्चुराइजेशन जो होता है उसमें हाई टेम्परेचर व उच्च दाब और उच्च ताप पर ही जो है उपयोग होता है। बहुत ज़्यादा तापमान पर जो है गर्म करके फिर धीरे धीरे जो है उसे ठंडा करके तब पैकिंग किया जाता है। तो हाई तापमान पर आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो जो उसके अंदर की जो जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीव है, वो नष्ट हो जाता है। और जैसे ही नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि उसको आप जो है कई दिनों तक जैसे आप नॉर्मल समझिए कि कोई दूध लाते हैं बाज़ार से और उसको आप अगर गर्म नहीं करते हैं तो वह ख़राब हो जाता है। लेकिन उसी को अगर गर्म कर देते हैं तो वह 1-2 दिन तक रह जाता है आराम से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म करने के बाद वह जो है उसमें बॉयल आ जाता है, उबाल आ जाता है। और उबाल जब आ जाता है तो उबलता कब है? जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाता है तरल को तो उबलने लगता है। और इतना टेम्परेचर पर क्या होता है, सूक्ष्म जीव पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और जब कोई चीज़ नष्ट हो जाएगा सूक्ष्म जीव तो ऑटोमेटिक उससे जो है क्या होगा, वह जो चीज़ 1 दिन चलने वाला होगा वह 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। तो दूध को भी इसीलिए गर्म करके रखा जाता है कि दूध ज़्यादा दिन तक 1-2 दिन तक चलेगा। नहीं गर्म करके रखने पर वह थोड़ा देर में ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव जो है धीरे धीरे विकसित होने लगता है। चूँकि वह फ्रिज में रहता है तो फ्रिज में रहने पर सूक्ष्म जीव उसमें वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसमें उसको फ्रीजिंग मिलता है, समझ गए ना। लेकिन जैसे ही वह नॉर्मल वातावरण में आता है फ्रिज से बाहर तो उसमें सूक्ष्म जीव का वृद्धि होने लगता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, समझ गए। इसलिए वह खाद्य पदार्थ अगर दूध को नहीं उबालिएगा तो ज़्यादा देर तक सही नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। यही चीज़ होता है। तो हाई टेम्परेचर पर आप किसी चीज़ को उबाल देते हैं तो उसका जो ख़राब होने का जो समय सीमा है वह जो है बढ़ जाता है। मतलब ज़्यादा दिन में ख़राब होगा, जो 2 दिन में होगा वह 10 दिन में होगा, समझ रहे हैं ना। पानी में खौलाना, इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को खौलते पानी में कुछ मिनटों तक जो है भिगोया जाता है। अब कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको आपको 4-5 दिन खाना है, तो आप क्या करते हैं, उसको एक खौलते हुए पानी में जो है उसको उबाल दीजिए और उबाल कर रख दीजिए, तो वह ख़राब जो है आपके कुछ दिन के बाद होगा, समझ गए ना। तो यही चीज़ होता है और आराम से खाने वाला रहेगा। पास्चुराइजेशन, आंशिक निर्जलीकरण, इस प्रक्रिया का प्रयोग दूध, फलों के रस और मदिरा में सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने में किया जाता है।
तो जो पाश्चुराइजेशन मेथड होता है वह पाश्चुराइजेशन मेथड भी यही होता है कि इसमें जितने भी तरल दूध, फल का रस, मदिरा होता है, इसमें से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है पाश्चुराइजेशन, और जाके जो पदार्थ है उसको बड़े आराम से लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं कौन कौन सा तरीका है जिससे आप खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। ओके, पहला है डिब्बा बंद करके रखना यानी कैनिंग। दूसरा है फ्रीजिंग मतलब जमाना। तीसरा है संरक्षण मिनाला मतलब कोई दूसरा पदार्थ किसी चीज़ में मिलाकर रखना जिससे उसका समय सीमा बढ़ जाए ख़राब होने का। चौथा है चीनी, कुछ चीज़ें में चीनी मिला देने से वह चीज़ें ख़राब जल्दी नहीं होती है। पाँचवा है रेडियोधर्मी किरण उपचार मतलब रेडिएशन के द्वारा कुछ खाने वाले पदार्थ को हम लंबे समय तक रख सकते हैं सही से। छठा है सुखाना, ड्राइंग। ड्राइंग कहने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को सुखा कर, ठीक है ना, उसको लंबे समय तक रख सकते हैं सही से। शून्य उत्पन्न करना मतलब वैक्यूम उत्पन्न करना, जैसे जितने भी आपको कैन फूड है जो आपके कैन में मिलता हो, जैसे चिप्स, कुरकुरे, पैकिंग वाला जो भी सामान हो जिसमें आपको लगता हो कि इसमें हवा भरा है, तो बेसिकली उसमें हवा जो है होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। वह हवा जो है आपको जानबूझ के उसमें डाला जाता है ताकि जो पदार्थ है वह एक कैन फूड की तरह उसमें लंबे समय तक रह सके, और प्लास्टिक के एक मजबूत थैली में बंद करके उसे पैक किया जाता है ताकि ये पदार्थ खाने योग्य बना रहे, ठीक है ना। आठवां है यूजिंग हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान के प्रयोग करके हम जो है जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, और जीवाणु को नष्ट करेंगे तो जो खाद्य पदार्थ है या जो गीला हुआ सामान है वह सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसका गुण सूक्ष्म जीव का, तो वह जो है लंबे समय तक रहेगा। तो हाई टेम्परेचर के उपयोग करके हम किसी भी चीज़ को खाने योग्य लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सही से रख सकते हैं। पानी में खौलाना, अब कुछ पदार्थ है जिसको हम कुछ मिनटों तक खौला कर भिगो कर रखते हैं खाद्य पदार्थों को, तो वह जो है खाने योग्य बनता है, ठीक है। 10वां है आंशिक निर्जीवीकरण जिसे पाश्चुराइजेशन कहते हैं। इसमें दूध, फलों के रस, मदिरा, इन सभी से सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने का एक बेस्ट तरीका है आंशिक निर्जीवाणुकरण। अब ये 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि कैसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करके रखेंगे। उसका आंसर यहाँ पे इंग्लिश में भी दे दिया है। तो यहाँ पे मैं विदा लेता हूँ, 2 प्रश्न मैंने आपको करा दिया। अब आगे आपको जो मैंने बताया वही चलेगा, डिफरेंस चलेगा, एक क्लास डिफरेंस का आएगा, और फिर उसके बाद हम लोग जो है आपको बता देंगे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि जब तक चारों सब्जेक्ट आपका समाप्त नहीं होगा तब तक जो है आपको कुछ न कुछ पढ़ाई चलता ही रहेगा। चाहे जो सब्जेक्ट समाप्त हो भी गया है फिर भी चलता रहेगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो छूटा है उसको हम लोग कर लेंगे जब तक चारों सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, और ये चारों सब्जेक्ट जो है हम एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। जब तक चारों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक चारों सब्जेक्ट का कोई ना कोई क्लास आपका चलता ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए क्वेश्चन सब है एग्जाम के लिए, तो पढ़ते रहेंगे, समझ गए। लेकिन उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस सभी सब्जेक्ट का समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको एक बेहतर तैयारी तो करा ही दिए लगभग लगभग, आपको सारा के सारा आंसर भी दे देंगे, जहां से आप nursingyan.com वेबसाइट से जाकर आप सभी का आंसर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस नर्सिंग ज्ञान, ठीक है ना, nursingyan.com से जाकर आप फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर, सबका जो है आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे सारा मेहनत जारी है, सब चीज़ आपको nursingyan.com पर मिल जाएगा, चाहे अभी, चाहे 2 सालों के बाद, 4 सालों के बाद, जब भी आइएगा nursingyan.com पर आपको सब चीज़ मिलेगा पढ़ाई का। ओके, धन्यवाद।